नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीसीएस बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसके 5वें चैप्टर का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। जो 5वां चैप्टर है वो है चुंबकत्व एवं द्रव्य। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भूचुंबकत्व के अवयव या घटक। देखिए, भूचुंबकत्व के मौलिक तत्व भी पूछ सकते हैं, भूचुंबकत्व के अवयव या घटक नाम से भी इस टॉपिक को पूछा जा सकता है। तो मैंने यहां पर हेडिंग डाल दी है भूचुंबकत्व के अवयव। सबसे पहले हम बात करते हैं भूचुंबकत्व क्या है। वैसे हमने भूचुंबकत्व के बारे में लास्ट वीडियो में बता दिया था। भूचुंबकत्व का मतलब है, भू का मतलब भूमि, तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको हम भूचुंबकत्व कहते हैं। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसे भूचुंबकत्व कहा जाता है। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में जानकारी ले ली थी। अब यहां पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भूचुंबकत्व के अवयव। भूचुंबकत्व के अवयव या घटक क्या चीज होती है। तो विद्यार्थियों, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले जो अवयव होते हैं, घटक होते हैं, उन्हीं को भूचुंबकत्व के अवयव कहा जाता है। देखिए, इन अवयव या घटकों की सहायता से पृथ्वी के तल पर, पृथ्वी के पृष्ठ पर, उस स्थान पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें भूचुंबकत्व के अवयव पता है तो वहां पर पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें मिल जाएगी। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं आपको भूचुंबकत्व क्या है एक बार फिर से बता दूंगा, और भूचुंबकत्व के अवयव कौन कौन से हैं इनको हम यहां पर परिभाषित करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले तो हम यहां पर परिभाषित कर रहे हैं, हम आपको अर्थ बता रहे हैं। भूचुंबकत्व का मतलब है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब तो क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र से है। पृथ्वी का चुंबकीय, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, इसे हम भूचुंबकत्व कहेंगे। अब देखिए, भूचुंबकत्व के अवयव, भू चुंबकत्व के अवयव या घटक नाम से भी इस टॉपिक को पूछा जा सकता है। तो भूचुंबकत्व के अवयव किसे कहा जाएगा कि वे अवयव जो किसी बिंदु पर या किसी स्थान पर, पृथ्वी के तल की बातें हैं, तो वे अवयव जो किसी बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान कर दें, भूचुंबकत्व के अवयव कहलाते हैं। भूचुंबकत्व के अवयव कहलाते हैं। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले जो घटक होते हैं उन्हें हम भूचुंबकत्व के अवयव कहते हैं, भूचुंबकत्व के अवयव कहलाते हैं। अब भूचुंबकत्व के अवयव कौन कौन से होते हैं। भूचुंबकत्व के अवयव 3 होते हैं। देखिए कौन कौन से होंगे। भूचुंबकत्व के घटक, भूचुंबकत्व के घटक, तो पहला जो घटक होता है इसे हम कहते हैं दिक्पात कोण। क्या कहा जाता है, दिक्पात कोण कहा जाता है। इसे हम फाई से प्रदर्शित करेंगे।
दूसरा जो घटक है इसे हम नतिकोण कहते हैं, नतिकोण भी कह सकते हैं, या इसका जो नाम है वो नमन कोण भी होता है, नतिकोण या नमन कोण, और इसे हम थीटा से प्रदर्शित करेंगे। और तीसरा और अंतिम जो इसका घटक है वो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ये लाइन आपको दिख जाएगी क्या, देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को हम BH से पुट करेंगे, BH से इसको लिखा जाएगा। अब विद्यार्थियों इन तीनों घटकों के बारे में हम एक एक करके संपूर्ण जानकारी यहां पर लेने वाले हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे दिक्पात कोण की। तो यहां पर आप कंटिन्यू बोर्ड पर फोकस रखेंगे, एक एक करके इनकी डेफिनेशन समझेंगे हम लोग। दिक्पात कोण, इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। दिक्पात कोण को परिभाषित करने के लिए हमें इससे पहले दो डेफिनेशन यहां पर देनी पड़ेगी। हमारे पास में दो डेफिनेशन कौन कौन सी हैं, वो डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में भी समझी थी, यहां पर भी समझ लेते हैं। देखिए, ध्यान देंगे आप लोग, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है और यहां पर भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं भौगोलिक याम्योत्तर। देखिए, भौगोलिक याम्योत्तर क्या होता है, किसे कहा जाता है? भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर का मतलब होता है कि जो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं उनसे होकर गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए कि पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। तो मैं यहां पर डेफिनेशन आप लोगों को भौगोलिक याम्योत्तर की समझ में आ गई होगी। पृथ्वी के अंदर हम ये जानते हैं कि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, जो जिससे हमें दिशाओं का ज्ञान होता है। उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव होते हैं उनको हम भौगोलिक ध्रुव कह रहे हैं। और वो भौगोलिक जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है वहां से होकर, उन दोनों ध्रुवों से होकर जो गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल होता है उसे हम भौगोलिक याम्योत्तर कहेंगे, भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। तो भौगोलिक याम्योत्तर की डेफिनेशन क्या है? पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी व दक्षिणी, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल, काल्पनिक तल है, और ऊर्ध्वाधर तल, काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। विद्यार्थियों, भौगोलिक याम्योत्तर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हमें बात करते हैं यहां पर चुंबकीय याम्योत्तर की। अभी हमने दिक्पात कोण की डेफिनेशन नहीं दी है। चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है? जो चुंबकीय ध्रुवों से होकर गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल होता है उसको हम चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। तो पृथ्वी का भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, पृथ्वी में भी चुंबकीय ध्रुव होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय याम्योत्तर कहलाएगा। तो मैं यहां पर चुंबकीय याम्योत्तर को परिभाषित करता हूं। पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी व दक्षिणी
ध्रुव से होकर, पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल, काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। यहां तक इन दोनों की डेफिनेशन, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर की परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम यहां पर दिक्पात कोण को परिभाषित करते हैं। विद्यार्थियों, दिक्पात कोण की डेफिनेशन क्या है? भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर से होकर गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल। एक बार इसे डेफिनेशन को फिर से सुनना कि ये जो दोनों याम्योत्तर है, भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उस एंगल को ही हम दिक्पात कोण कहते हैं। तो दिक्पात कोण की डेफिनेशन आसान डेफिनेशन है। भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर से, चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य का जो कोण होता है उसको हम दिक्पात कोण कहते हैं, दिक्पात कोण कहलाता है। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय याम्योत्तर को हमने परिभाषित कर दिया है, भौगोलिक याम्योत्तर को हमने परिभाषित कर दिया है, और दोनों के मध्य का जो एंगल होता है, कोण होता है, उसे हम दिक्पात कोण कहते हैं। देखिए बोर्ड पर फोकस करेंगे आप फिर से। अब मैं परिभाषित कर रहा हूं दिक्पात कोण को। दिक्पात कोण की डेफिनेशन क्या है? इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या है कि पृथ्वी के भौगोलिक याम्योत्तर, पृथ्वी के भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य का कोण, चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य का कोण दिक्पात कोण कहलाता है। दिक्पात कोण कहलाता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे लिखा जाएगा? फाई से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए डेफिनेशन इसकी समझ में आ गई होगी। अब मैं यहां पर आप लोगों के सामने पुट कर रहा हूं। जैसे ये हमारे पास में है, जैसे ये हमारे पास में है चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर हमारे पास में है, ये चुंबकीय याम्योत्तर है। अब भौगोलिक याम्योत्तर क्या होगा? भौगोलिक याम्योत्तर इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। एक तल इस तरीके से दिखाया जाएगा, दोनों तलों के बीच में डिफरेंस है। ये जो एंगल है इसको हम फाई कहते हैं। ये जो तल आप दूसरा वाला देख रहे हैं ये चुंबकीय याम्योत्तर है। देखिए हमने इसको ऐसे समझो, ये वाला चुंबकीय याम्योत्तर है, तो ये जो दूसरा वाला है इसको हम भौगोलिक याम्योत्तर कहेंगे। भौगोलिक याम्योत्तर, तो चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के मध्य का जो कोण होता है उस कोण को ही हम क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहा जाता है। फाई से प्रदर्शित किया जाता है। दोनों ही ऊर्ध्वाधर तल होते हैं। एक चुंबकीय ध्रुव से होकर गुजरता है, दूसरा भौगोलिक ध्रुव से होकर गुजरता है, और दोनों तलों के मध्य का जो कोण होता है उसको हम दिक्पात कोण कहते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये इसको हमने एक डायग्राम के जरिए इस तरीके से दो ऊर्ध्वाधर तल हैं, दो ऊर्ध्वाधर तल हैं, एक चुंबकीय याम्योत्तर है, दूसरा भौगोलिक याम्योत्तर है। दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको ही हम क्या कह रहे हैं? ये जो फाई है यही क्या है? दिक्पात कोण है। डेफिनेशन समझ में आ गई। अब हम इसके सेकंड पार्ट, जो दूसरा घटक है, उसकी ओर चलते हैं। दूसरा जो घटक है इसको हम कहते हैं डीप एंगल, नति कोण, नमन कोण कहा जाता है। डेफिनेशन क्या होती है? देखिए डेफिनेशन भी हम आपको समझा देते हैं कि
यदि हम किसी चुंबकीय सुई को, हमें जानते हैं कि चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्व केंद्र से बांधकर यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाती है। चुंबकीय सुई को बांधकर यदि यहां से हम चुंबकीय सुई को बांधकर लटका दें तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित हो जाती है। इतना तो हमने छोटी क्लासों में और इस चैप्टर के अंदर भी पढ़ लिया था। अब होता क्या है एक्चुअल में कि जब किसी चुंबकीय सुई को लटकाते हैं इस तरीके से तो वो अपनी क्षैतिज दिशा से कुछ एंगल पर झुक जाती है। देखो क्षैतिज दिशा से क्या हो जाती है, थोड़ी सी झुक जाएगी, कुछ एंगल बना लेगी। तो ये जो एंगल बनता है क्षैतिज के साथ में, इसी एंगल को हम नति कोण कहते हैं, नमन कोण कहा जाता है। एक बार फिर से मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि ये जो चुंबकीय सुई है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। चुंबकीय सुई सदैव कौन सी डायरेक्शन में होगी, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, क्षैतिज से देखो अलग अलग एंगल पर हो सकता है। ध्रुवों पर इसका एंगल होता है 0 और ध्रुवों पर होता है 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर होता है 0। और ध्रुवों से हम यदि विषुवत रेखा पर चलें तो एंगल है वो 90 डिग्री से 0 की ओर बढ़ता है और विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलते तो 0 से 90 डिग्री तक चेंज होता है। तो यहां पर देखिए मैं आप लोगों को एक डायग्राम के जरिए समझाता हूं। ये हमारी पृथ्वी है और ये इसकी घूर्णन अक्ष है। यहां पर ये है पृथ्वी के अंदर मौजूद चुंबक। हालांकि जिस तरीके से हम इसको दिखा रहे हैं इस तरीके की चुंबक तो नहीं होती, बट हमने इसको दिखाया है। ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। अब यहां से देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस तरीके से बाहर निकल रही है लंबवत। देखो यहां पर तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है, ठीक 90 डिग्री के एंगल पर है। तो जो चुंबकीय सुई है इस बिंदु पर इस तरीके से पृथ्वी की सतह के साथ में 90 डिग्री का कोण रखेगी और ये है विषुवत रेखा। तो यहां पर जो एंगल है चुंबकीय सुई का क्षैतिज के साथ में वो 0 डिग्री होता है। तो जैसे जैसे आप यहां से इधर चलेंगे या इधर चलेंगे तो पृथ्वी के ये जो चुंबकीय सुई है वो क्षैतिज के साथ में झुकती जाएगी और यहां पर आते ही कितनी डिग्री का कोण बना लेगी, 90 डिग्री का कोण बना लेगी। तो जो अगला हमारा सेकंड पार्ट है वो है, सेकंड पार्ट हमारे पास में है नति कोण। नति कोण को हम नमन कोण भी कह रहे हैं। इसे थीटा से लिखा जा रहा है। किससे पुट करेंगे, हम इसको थीटा से लिखेंगे, थीटा से पुट करेंगे। अब देखिए डेफिनेशन क्या है, चुंबकीय सुई सदैव चुंबकीय याम्योत्तर में रहेगी। एक तो दिमाग में इस चीज को फिट बिठा लीजिए। चुंबकीय सुई क्या होती है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी, चुंबकीय क्षेत्र के तल में होगी। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय याम्योत्तर में ही होगा। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरती है और वहां से होकर गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल होता है उसको चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। तो जो चुंबकीय सुई है वो चुंबकीय याम्योत्तर में ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे गति करने के लिए यदि हम स्वतंत्र पूर्वक उसको लटका दें, ऊपर नीचे जो चुंबकीय याम्योत्तर उसमें यदि गति करने के लिए स्वतंत्र होती है तो वो क्षैतिज के साथ में कुछ कोण पर झुक जाती है और वो जो कोण होता है क्षैतिज के साथ में उसी कोण को ही हम नमन कोण या नति कोण कहते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए क्या है कि पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर में, पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर में चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबकीय सुई क्षैतिज से थोड़ी सी झुक जाती है, थोड़ी सी झुक जाती है, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, क्षैतिज से झुक जाएगी और जितनी झुकती है उस कोण को ही हम कहते हैं नति कोण। और जो चुंबकीय सुई होती है वो तो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है। तो चुंबकीय
चुंबकीय सुई का क्षितिज से झुकाव, क्षितिज से झुकाव, क्षितिज से जो झुकाव होता है नति कोण कहलाता है, नति कोण कहलाता है। अब देखिए हम इसको थोड़े से अच्छे से इसको और परिभाषित कर देते हैं। मैं चौक ले लेता हूं। देखिए कि जो चुंबकीय सुई है वो क्षितिज के साथ में जितनी झुकती है, इसका मतलब है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षितिज से जितना कोण बनाता है उस कोण को ही हम क्या कहते हैं, नति कोण या नमन कोण कहते हैं। कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्षितिज से बनाया गया कोण, क्षितिज के साथ बनाया गया कोण, बनाया गया कोण नमन कोण या नति कोण कहलाता है। नमन कोण या नति कोण कहलाता है। इसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए इसको हम एक डायग्राम के जरिए आप लोगों को बताएं तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। कैसे? देखिए ये हमारे पास में है चुंबकीय याम्योत्तर। ये क्या है? चुंबकीय याम्योत्तर। और यदि हम किसी चुंबकीय सुई को लटकाएं तो वो सदैव चुंबकीय याम्योत्तर के अंदर ही मौजूद रहेगी। ये उत्तरी ध्रुव, इसका दक्षिणी ध्रुव होता है। अब इस दिशा में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय याम्योत्तर में ही पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है और पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र को हम B से पुट करेंगे। और यहां से ये होती है क्षैतिज दिशा। ये तो कौन सा तल है? क्षैतिज। ये है क्षैतिज जो पृथ्वी की सतह के समांतर होता है, वो क्षैतिज। और ये होती है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। तो क्षितिज के साथ में जो एंगल बनता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, वो कोण होता है नति कोण या नमन कोण। नति कोण या नमन कोण, ये वाला एंगल होगा। क्षितिज के साथ में चुंबकीय सुई के द्वारा बनाया गया जो कोण होता है उसको हम नति कोण या नमन कोण कहेंगे। अब देखिए ये हमारे पास में था नति कोण या नमन कोण की परिभाषा, डायग्राम, ठीक है। अब ध्रुवों पर इसका मान क्या होता है? 90 डिग्री। और विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री। तो इसका विषुवत रेखा पर इसका जो मान होगा, विषुवत रेखा पर इसका जो मान होता है वो होता है 0 डिग्री। नति कोण थीटा बराबर कितना होगा? 0 डिग्री होगा। और ध्रुवों पर इसका मान कितना होगा? ध्रुवों पर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्रुवों पर इसका मान हो जाएगा थीटा बराबर 90 डिग्री। चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, दोनों ही ध्रुवों के ऊपर नति या नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। अब हम भूचुंबकत्व के अवयव का अंतिम और जो तीसरा घटक है वो यहां पर देखने वाले हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। देखिए हमने इस वीडियो में आपको बता दिया है कि जो भूचुंबकत्व के अवयव या जो घटक होते हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। और दिक्पात कोण, नति कोण के पश्चात जो तीसरा इंपोर्टेंट जो घटक है वो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। विद्यार्थियों, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हम B से प्रदर्शित कर रहे हैं। किससे लिखा जा रहा है? B से। और ये जैसे हमारे सामने है चुंबकीय याम्योत्तर। देखो चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को समझने के लिए हम आप लोगों के सामने चुंबकीय याम्योत्तर दिखा रहे हैं। ये चुंबकीय याम्योत्तर है और ये जो रेखा है ये चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को हमने किससे लिखा है? B से लिखा है। यह है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र,
B से हमने इसको प्रदर्शित कर दिया है। अब देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज के साथ में जो एंगल बनता है उसको हम लिख रहे हैं थीटा से। ये जो थीटा होता है वो नति कोण होता है, हमने इसके सेकंड पार्ट में देख लिया था। अब इस चुंबकीय क्षेत्र का इस डायरेक्शन में जो घटक होगा, मतलब क्षैतिज दिशा में जो घटक होगा, ये क्षैतिज घटक है, इसको हम लिखेंगे BH से, क्योंकि अंग्रेजी में इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल इसका जो कंपोनेंट है वो है BH। तो BH क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक होता है ये, ठीक है। BH से पुट करते हैं और इस वीडियो में हमारे को इस BH के बारे में ही संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है। देखो घटकों में वियोजन आप लोग जानते होंगे कि जिस दिशा में थीटा होता है उस दिशा में कोस थीटा आ जाता है। तो इस दिशा में जो घटक होगा उसमें हम B कोस थीटा कर देंगे और इस दिशा में जो घटक होगा उसको B साइन थीटा लिख देंगे। तो B का इस डायरेक्शन में जो घटक होगा वो होता है B कोस थीटा, जिसे हमने BH से लिखा है। और ऊर्ध्वाधर दिशा में इस डायरेक्शन में जो घटक होगा उसको हम वर्टिकल कंपोनेंट कहेंगे, BV से पुट कर रहे हैं और ये होता है B साइन थीटा के इक्वल। तो BV का मतलब क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक होता है ये, ऊर्ध्वाधर घटक, वर्टिकल कंपोनेंट। विद्यार्थी डायग्राम समझ में आ गया है। यदि ये घटक BH, ये घटक BV, इस घटक का मान B कोस थीटा, जिधर थीटा होता है उधर कोस में कर देते हैं और जिधर थीटा नहीं है उधर B साइन थीटा हो जाता है। सीधा सीधा आपने कक्षा 11 में घटकों में वियोजन, किसी सदिश का घटकों में वियोजन आपने देख लिया होगा। अब आप लोग देखिए हम यहां से कौन कौन से रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं। देखिए हमारे पास में BH बराबर आ गया है B कोस थीटा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। ये है क्षैतिज घटक। BV बराबर आ गया है B साइन थीटा, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर हमें एक नया रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 का वर्ग कीजिए, समीकरण 2 का वर्ग कीजिए और उसे आप जोड़ दीजिए। तो 1 का वर्ग करेंगे तो BH का स्क्वायर, 2 का वर्ग करेंगे तो BV का स्क्वायर बराबर क्या आ गया? यहां से B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो देखिए BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर बराबर B स्क्वायर, यहां से हम कॉमन ले लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास में ब्रैकेट में रह गया। और ये जो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है वो हम 1 के इक्वल जानते हैं, त्रिकोणमिति की सर्वसमीका है ये। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो इधर रह गया B स्क्वायर बराबर क्या आ गया? BH का स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। तो यहां से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो उसके क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक के वर्गों के योग के अनुरूप के बराबर होता है। क्लियर? अब देखिए यदि आप यहां पर थीटा का मान पता है और BH का पता है तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। और यदि इनमें से BH और थीटा पता है तो BV की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब एक घटक पता है तो दूसरा घटक भी आप निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे? समीकरण 2 में 1 का भाग लगा दीजिए, 2 में 1 का भाग लगा दीजिए। 2 में 1 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? BV बट्टे में BH, ये 2 है, इसमें इसका भाग लगाया तो BV बट्टे में BH बराबर आ गया B साइन थीटा अपॉन B कोस थीटा। यहां से B से B कैंसिल हो गया, ये आ गया tan थीटा के इक्वल, tan थीटा के इक्वल। तो BV जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो BH tan थीटा के बराबर होता है। और ये हमारे पास में आ चुका है पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक के पदों में। तो देखिए जब आपको नति कोण पता हो, क्षैतिज घटक पता हो तो ऊर्ध्वाधर घटक निकाल सकते हैं, और जब ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक दोनों पता हो तो पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र भी आप निकाल सकते हैं।
तो ये था पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक के बारे में संपूर्ण जानकारी। और आज का ये जो वीडियो है भू चुंबकत्व के अवयव, उसके बारे में हमने इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दे दी है। अब हम आपको बता दें कि जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसमें भी ये टॉपिक है, बट वहां पर सिंबल थोड़े से अलग लिए गए हैं, तो विद्यार्थियों घबराना नहीं है। आप इन्हीं सिंबल के आधार पर इस टॉपिक को पढ़िए और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी इसी सिंबल के आधार पर समझेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन मोस्टली इस सूत्र के ऊपर पूछे जाते हैं, या इनमें से थीटा दे दिया, कुल पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र दे दिया तो ये पूछ लेते हैं, या यहाँ थीटा और बीएच दे दिया तो बीवी पूछ लेते हैं। तो मतलब इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करते हुए एक दो वैल्यू दे देंगे तो तीसरी वैल्यू पूछ ली जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।